हेलो, वेलकम टू कैरियर स्टडीस्ट। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग लॉजिकल डिडक्शन पे बात करने वाले हैं और लॉजिकल डिडक्शन में लॉजिक होती है बेसिकली, और इस लॉजिक के आधार पे हम कंक्लूजन निकालते हैं। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम स्टेटमेंट्स के आधार पर एक कंक्लूजन निकालते हैं। लेकिन ये कंक्लूजन जो है वो लॉजिक पे डिपेंड होना चाहिए, और ये इसीलिए इसको कहते हैं लॉजिकल डिडक्शन और लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली तीन तरह के लॉजिक का उपयोग किया जाता है, तीन तरह की रीजनिंग होती है। आइए हम इस पे बात करते हैं। तो लॉजिकल डिडक्शन में पहला जो टाइप होता है, लॉजिकल डिडक्शन में बेसिकली तीन तरह के होते हैं। ये लॉजिकल डिडक्शन जो है इसमें तीन तरह की रीजनिंग होती है। एक होता है, हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग। दूसरा होता है इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। और तीसरा होता है एबडक्टिव रीजनिंग, एबडक्टिव एबडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। हिंदी में इसको कह सकते हैं, इसको कहते हैं निगमनात्मक, इसको कहते हैं निगमनात्मक, निगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, ठीक है, निगमनात्मक तर्क। इसको कहते हैं आगमनात्मक, आगमनात्मक तर्क। और इसको कहते हैं अपहरण का तर्क, अपहरण का तर्क, अपहरण का तर्क, अपहरण तर्क, ठीक है। तो ये होता है, तीन तरह की ये रीजनिंग होती है। आप में से बहुत लोग इस बात में संशय करेंगे कि ये तीनों तो क्या अलग अलग है क्या? हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग है। इसमें बेसिकली पहले आपने जो सीखा होगा इस प्रकार के रीजनिंग में, इसमें आता है बेसिकली कई तरह के रीजनिंग होते हैं, लेकिन एक सैलरिज्म होता है जो हम पिछली क्लासेज में चर्चा कर चुके हैं, न्याय, न्याय शास्त्र, ठीक है ना। न्याय शास्त्र सैलरिज्म जो है ये इस तरह के इसमें रीजनिंग आते हैं। डिडक्टिव सैलरिज्म है एक तरह का, डिडक्टिव रीजनिंग का पार्ट है सैलरिज्म, और इसकी चर्चा हम कर चुके हैं पिछले कई क्लासेज में। आपने अगर उस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखें। आज हम जो बेसिकली बात करने वाले हैं वो इस इंडक्टिव रीजनिंग की बात करने वाले हैं, और अब मौका मिला तो आगे एबडक्टिव रीजनिंग की भी बात करेंगे। तो सैलरिज्म जो है इसमें क्या होता था, इसमें होता था बेसिकली आपको दिया होता था कि प्रीमिसेस दी गई होती थी, स्टेटमेंट्स दिया गया होता था, और स्टेटमेंट्स के आधार पर स्टेटमेंट्स कई होते थे, 1 और 2 और 3, कई सारे स्टेटमेंट्स होते थे। और ये स्टेटमेंट्स को हम मानते थे क्या, कि ये सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है, ठीक है, ट्रू है। और इसके आधार पर हम कंक्लूजन निकालते थे, और कंक्लूजन कुछ और होता था, कंक्लूजन भी हमेशा ट्रू होता था। अगर ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी हमेशा ट्रू होता था। जैसे इसमें मान लीजिए कहा जाता था कि ऑल ए इज बी, मान लीजिए कहें कि ऑल ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है, और फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। और ये कहें कि रोज इज ए फ्लावर, रोज इज ए फ्लावर, तो रोज इज ए ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो इस तरीके का एक स्टेटमेंट हो गया कि और फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल एंड रोज इज ए फ्लावर, सो रोज इज ए ब्यूटीफुल। तो इस तरीके का एक स्टेटमेंट आप निकाल पाते थे, रोज इज ए फ्लावर, तो रोज इज ए ब्यूटीफुल। इस तरीके का आपको स्टेटमेंट निकल के आता था लॉजिकल डिडक्शन में। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग में जो स्टेटमेंट्स होती है, डाटा होता है, पहले डाटा दिया गया होता है, डाटा इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ्स, और स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स, ठीक है, कई सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। इस स्टेटमेंट के आधार पे इंडक्टिव रीजनिंग में हमें निकालना है कंक्लूजन। लेकिन ये कंक्लूजन जो होता है वो क्या होता है कि डिफरेंट होता है उसमें से। ये कंक्लूजन पहले की प्रोसेस पे, यानी इस सब डाटा के पीछे का लॉजिक क्या है वो बताना है। यहाँ पे सैलरिज्म में क्या है कि स्टेटमेंट के बाद की तार्किक प्रक्रिया के आधार पे हम निकालते हैं कंक्लूजन।
यहाँ पर ये जो है इसके पहले क्या सोचा होगा, क्या आधार रहा होगा, उस पे हम निकालते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि डिडक्टिव रीजनिंग में जनरल से हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, स्पेसिफिक, और फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर स्पेसिफिक से जनरल जाते हैं, ये होता है डिडक्टिव रीजनिंग में। इन डिडक्टिव रीजनिंग ये होता है। इंडक्टिव में क्या होता है कि इंडक्टिव में हम करते हैं कि स्पेसिफिक से जनरल, और इसमें क्वेश्चन जो है वो क्या हो सकता है, क्वेश्चन उल्टा है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। और इसमें क्या हो सकता है इंडक्टिव रीजनिंग में कि जो कंक्लूजन है वो गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है इसमें कंक्लूजन। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर ये कहा जाए कि सभी लोग गंजे हैं, चाहे सभी दादा गंजे हैं, ठीक है, सभी दादा, राहुल एक दादा है, ऐसे लिख दिया, राहुल एक दादा है, और सभी दादा गंजे हैं, राहुल गंजा है। तो इसका मतलब ये हम इंडक्टिव रीजनिंग में कह सकते हैं कि राहुल एक दादा है और राहुल गंजा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी दादा गंजे हैं। लेकिन इसका ये इंडक्टिव रीजनिंग में तो सही है, लेकिन ये पहले दोनों स्टेटमेंट को सही नहीं वैलिड कर पा रहा है, पहले दोनों स्टेटमेंट से ये नहीं निकल के आ पा रहा है। तो इस तरह से इंडक्टिव रीजनिंग में स्पेसिफिक से कंक्लूजन गलत भी हो सकते हैं। ये गलत इस आधार पे है कि सभी के बारे में नहीं लिखा हुआ है, राहुल एक दादा है और राहुल गंजा है, ये दो बातें लिखी हुई है। तो हम इससे एक इंडक्टिव रीजनिंग में कह सकते हैं कि सभी दादा गंजे होते हैं, लेकिन ये सही नहीं है कि कंक्लूजन सही ही हो, तो इसमें गलत कंक्लूजन भी हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान रहे। जबकि इसमें गलत होने का कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें गलत कंक्लूजन होने का कोई गुंजाइश नहीं है। ये इंडक्टिव है, ये आगमनात्मक तर्क है, यानी एक परसेप्शन से, एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है जिसके आधार पर ये बात कही जा सकती है। आपने एक परिकल्पना की कि चूंकि ये आपने एक सिक्का निकाला किसी बैग से, एक सिक्का निकाला, बैग से कुछ निकाला, देखा एक सिक्का है, दूसरा चीज निकाला, देखा ये भी एक सिक्का है, तीसरा निकाला, ये भी एक सिक्का है। तो अब इंडक्टिव रीजनिंग में आप कह सकते हैं कि इस बैग में सारे सिक्के ही हैं, है ना, क्योंकि आपने एक निकाला, दो निकाला, ठीक है ना, तीन निकाला। ऐसा ही एक चैप्टर होता था कि मैथमेटिकल इंडक्शन 11th क्लास में, ठीक है ना, उसमें क्या होता था कि अगर ये 0 के n के लिए सही है, 1 के लिए सही है, ये किसी आर्बिट्ररी नंबर m के लिए सही है, और उसके बाद m+1 के लिए भी सही दिखा दिया, तो हम कहते थे कि किसी की भी नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो इंडक्टिव रीजनिंग में होता है कि ये एक प्रोसेस होती है, एक लॉजिक होती है, एक परसेप्शन होती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो यहाँ पे जैसे हमने निकाला कि किसी ताश के किसी गड्डी में से, किसी बॉक्स में से हमने निकाला, एक पत्ता निकाला, वो भी ताश का पत्ता निकला, दूसरा निकाला, वो भी ताश का पत्ता निकाला, तीसरा निकाला, वो भी ताश का पत्ता निकला। तो हम इसमें इंडक्टिव रीजनिंग में ये तर्क देते हैं कि इसमें सारे ताश के पत्ते ही हैं, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसमें और भी हो, ताश के पत्तों के अलावा उसमें 2-4 10 रुपए के सिक्के भी हों, ये पॉसिबल है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो कंक्लूजन है जो हमने निकाला कि सभी इसमें ताश के पत्ते ही हैं, ये सही ही हो, ये गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। जबकि डिडक्टिव रीजनिंग में गलत होने का कोई चांस नहीं होता, ठीक है ना। एबडक्टिव रीजनिंग में क्या है, अपहरण का तर्क क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आप लोग 2-3 लोग रहते हैं किसी कमरे में, और 2-3 लोग रहते हैं और एक आदमी उसमें है कमरे में, ठीक है, सुबह से शाम तक। और ऐसा है कि सुबह से शाम तक वही आदमी आपको पता चल रहा है कि ये आज कहाँ थे आप, तो आज हम यहीं थे, और देखा किसी ने आमलेट बना के खाया है, तो आप कह सकते हैं कि इसी ने आमलेट बना के खाया होगा। जबकि यह भी पॉसिबल है कि दूसरा पार्टनर आया हो दोपहर में 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, और आया और आमलेट बना के खा के चला गया, ये भी हो सकता है। और पहला सो रहा हो, दूसरे को पता भी ना हो। तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉसिबल ये है कि कहाँ थे आप, जब पूरा दिन कमरे पे थे, जब कमरे पर तुम ही थे तो अंडा तुम्ही ने खाया होगा, ये बात हो सकती है कि आमलेट तुम्ही ने खाया होगा। ये सबसे ज्यादा एकदम अप्रोप्रिएट तार्किक कंक्लूजन लगता है। लेकिन हकीकत ये भी हो सकता है कि दूसरा लड़का आया हो और अंडा बना के खा के चला गया हो, या लैंडलॉर्ड आपकी जिसमें है उसका गैस खत्म हो गया, उसको अंडा बनाने की जरूरत पड़ी हो, आकर के आपके किचन में अंडा बना के और चली गई हो, कुछ भी हो सकता है। होने के लिए ये तो हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है,
तर्क में परिकल्पना छुपा, परिकल्पना के आधार पर हम तर्क निकालते हैं। यहाँ पे ये है इंडक्टिव रीजनिंग। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चन के जरिए हम सीखने की कोशिश करते हैं कि ये लॉजिकल डिडक्शन में इंडक्टिव रीजनिंग क्या है और कैसे काम करता है। अब ये देखिए, लिखा है क्वेश्चन कि लक्ष्मी और उसका भाई और उसकी पुत्री और उसका पुत्र बैडमिंटन खिलाड़ी है। एक युगल खेल प्रारंभ होने वाला है। लक्ष्मी का भाई और उसकी पुत्री नेट के ठीक आर पार हैं। नेट के ठीक आर पार हैं, इसका मतलब है कि ऐसा बनता है यहाँ पे कि 4 लोग खेलते हैं। इस पूरे कोर्ट में 4 लोग खेलते हैं और 4 लोग जो है मिक्स डबल या जो भी गेम है, इस कोर्ट के अंदर 4 पार्टियां होती है और इस तरह से 4 हिस्से बने होते हैं। ठीक है, 4 हिस्से बने होते हैं। तो ये मान लेते हैं कि 4 हिस्से बने हैं इस कोर्ट के, और इस 4 हिस्से में एक तरफ जो है कह रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक लक्ष्मी और उसका भाई, लक्ष्मी का भाई और उसकी पुत्री नेट के ठीक सम्मुख है, यानी वर्टिकली अपोजिट है। तो अगर लक्ष्मी का भाई इधर है तो पुत्री उधर होगी, पुत्री एकदम अपोजिट होगी। ध्यान से समझे कि इधर अगर भाई है तो पुत्री इसके ठीक अपोजिट होगी। लिखा है सबसे उसका पुत्र सबसे खराब खिलाड़ी के सहोदर के नेट के पार एकदम डायगनली अपोजिट है। डायगनली अपोजिट किसके अपोजिट? तो उसका पुत्र, यानी जो पुत्र है वो कहाँ है? सबसे खराब खिलाड़ी के सहोदर के नेट के पार डायगनली अपोजिट है। तो डायगनली अपोजिट किधर होगा? इसके सहोदर, इसका सहोदर तो उसका पुत्र ही होगा। ठीक है, इसका सहोदर इसका पुत्र होगा, पुत्री और पुत्र सहोदर होते हैं, और भाई और बहन भी, लक्ष्मी और उसका भाई भी सहोदर है। तो 2 प्रकार के सहोदर यहाँ पे है। लिखा है कि उसका पुत्र सबसे खराब खिलाड़ी के सहोदर के, ठीक है ना, तो खराब खिलाड़ी के सहोदर कौन होगा? अब अपोजिट में है तो पुत्री तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे पुत्री होगा तो पुत्री और माँ लक्ष्मी सहोदर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि लक्ष्मी इधर है, लक्ष्मी जो है वो इधर है, ये दोनों सहोदर हैं, और इसके अपोजिट ये है पुत्र, यहाँ पर है पुत्र। ठीक है, और कह रहा है क्या कि उसका पुत्र सबसे खराब खिलाड़ी के सहोदर, इसका मतलब लक्ष्मी सबसे खराब खिलाड़ी है। लक्ष्मी क्या है? सबसे खराब खिलाड़ी, ये सबसे खराब खिलाड़ी है। ठीक है, लक्ष्मी सबसे खराब खिलाड़ी के सहोदर कौन? उसका भाई का डायगनली अपोजिट है। डायगनली अपोजिट का मतलब ये हुआ, विकर्णता सम्मुख है। सबसे अच्छा खिलाड़ी सबसे खराब खिलाड़ी एक ही तरफ है, तो सबसे खराब खिलाड़ी इधर है तो सबसे अच्छा खिलाड़ी भी, ये दोनों एक ही तरफ है। सबसे अच्छा खिलाड़ी, तो ये दोनों एक ही है। अब पूछ रहे हैं सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है? तो ऑब्वियस है कि लक्ष्मी का भाई है, उसका भाई सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि कोई 1-2 स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं या डाटा दी गई होती है, और उसके आधार पे आपको कंक्लूजन निकालना होता है कि क्या इसमें कंक्लूजन होगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, क्योंकि लक्ष्मी जो है और उसका भाई क्या होगा? तो उसका भाई सबसे अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि सबसे खराब खिलाड़ी और सबसे अच्छा खिलाड़ी दोनों एक ही तरफ है। सबसे खराब और सबसे अच्छा एक ही तरफ है, ये दोनों एक ही तरफ है, इसलिए आप कह सकते हैं कि उसका भाई जो है वो सबसे अच्छा खिलाड़ी है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, आप देख सकते हैं। लक्ष्मी एंड हर डॉटर एंड हर ब्रदर, हर डॉटर, हर सन आर बैडमिंटन प्लेयर्स, गेम ऑफ डबल्स अबाउट टू बिगिन। सेम क्वेश्चन है, आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह का है। एक मिनट जरा देखिए, पहले क्लास नहीं थी। ठीक है, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करें क्या है। इसमें लिखा है कि यहाँ पे किसी क्लब के सभी सदस्य मुंबई में होटल में रुके, 80% खरीदारी के लिए गए, 50% पर्यटन के लिए गए, 10% ने होटल में विश्राम किया। उपयुक्त आंकड़ों से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो यहाँ पर होटल में जो 100% लोग गए, ये 100% मान लेते हैं कि होटल में जाने वाले लोग हैं, ये है होटल, और इसमें से 100% लोग जो है पूरे ग्रुप है,
पूरे ग्रुप में कुछ लोग जो हैं 10% यहाँ पर होटल में विश्राम किए। ये 10% होटल में है, होटल में लोग हैं, ठीक है जी। ये एक होटल है जिसमें 10% लोग रुक गए, और 10% लोग होटल में रुक गए तो 90% लोग जो है वो कहाँ गए होंगे, वो कहीं ना कहीं होटल से बाहर गए होंगे। तो ये 10% लोग होटल में रुक गए, H स्टैंड फॉर होटल। दूसरा जो है वो कुछ लोग खरीदारी के लिए गए हैं और कुछ लोग पर्यटन के लिए गए हैं। यहाँ पे कुछ खरीदारी के लिए गए हैं और कुछ पर्यटन के लिए गए हैं। आइए देखते हैं कौन खरीदारी के लिए गया है और कौन पर्यटन के लिए गया है इसमें से। तो ये जो है यहाँ पर मान लेते हैं कि ये लोग जो गए हैं ये लिखा है खरीदारी के लिए, तो खरीदारी के लिए ये लोग गए, खरीदारी के लिए गए, और ये लोग पर्यटन के लिए गए, ये पर्यटन वाले। लिखा है 80% खरीदारी के लिए, 50% पर्यटन के लिए गए। सोचने वाली बात यह है कि टोटल तो 100% ही चीजें होती है, तो ये 80 और 50 130 हो रहा है, जबकि 10% ऑलरेडी होटल में है। तो ये कुछ न कुछ ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, जो दोनों काम के लिए गए होंगे। तो ये जान लीजिए कि 80 और 50 130 हो रहा है, जबकि 90% लोग ही हैं, तो इसका मतलब 40% दोनों काम के लिए गए होंगे। ये आप कंक्लूजन इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक वेन डायग्राम जो आपने पढ़ा है उसके आधार पे कहें तो इसको मान लेते हैं x। अब पर्यटन के लिए 50% लोग गए हैं, तो इधर कितना होगा 50 माइनस x। और खरीदारी के लिए कितने लोग गए हैं 80%, x चूंकि ऑलरेडी इसमें है तो 80 माइनस x लिख सकते हैं। अब आप इनको जोड़ेंगे तो 50 माइनस x प्लस 80 माइनस x, ये टोटल 90% के बराबर ही होगा ये सब मिला के, क्योंकि 10% लोग ऑलरेडी होटल में हैं। x से x कट गया, ये 130 माइनस x इज इक्वल टू 90 हो गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 40 हो गया। x 40 का मतलब ये हुआ कि ये जो हिस्सा है, ये जो दोनों काम के लिए गए हैं वो 40% लोग हैं। तो 40% लोग दोनों काम के लिए गए थे, वो पर्यटन भी कर रहे थे और खरीदारी भी कर रहे थे। तो ये पहला स्टेटमेंट 40% सदस्य पर्यटन के साथ साथ खरीदारी के लिए भी गए, ये सही है। सिर्फ पर्यटन के लिए कितने गए, अगर ये कोई पूछे आपसे कि सिर्फ पर्यटन के लिए कितने गए इसमें से, तो सिर्फ पर्यटन के लिए 20%, अगर ये 40 घटा दें तो 10% आएगा। सिर्फ पर्यटन के लिए कितना आएगा 10%। यहाँ सिर्फ खरीदारी के लिए कितना आएगा जी, तो 80 में से 40 गया, क्या बचेगा 40%। तो 40% सिर्फ खरीदारी के लिए गए, 40% सिर्फ खरीदारी के लिए गए, 10% सिर्फ पर्यटन के लिए गए तो 50 हो गए, और 40% दोनों काम के लिए गए तो 50 और 40 90 हो गया। तो ये कह रहे हैं कि 20% सदस्य केवल खरीदारी के लिए गए, जी नहीं, केवल खरीदारी के लिए कितने लोग गए 40%, यानी दूसरा जो है वो गलत है और पहला जो है वो सही है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि केवल फर्स्ट इसका आंसर होगा। ये आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या लिखा है। लिखा है कि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, जो विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलता वह फुटबॉल खेलता है। इसका मतलब है कि अगर विद्यालय में 60% विद्यार्थी हैं क्रिकेट खेलते हैं, और जो क्रिकेट नहीं खेलता यानी 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते, तो वो फुटबॉल जरूर खेलते होंगे। तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हो गए 40%। हर फुटबॉल खिलाड़ी के पास एक दोपहिया वाहन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 40% विद्यार्थी के पास दोपहिया वाहन है। फुटबॉल खिलाड़ी के पास दोपहिया वाहन है, तो इसका मतलब हुआ कम से कम, एग्जैक्टली नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें क्या है कि हो सकता है क्रिकेट खिलाड़ी के पास भी दोपहिया वाहन हो, तो 40 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम 40 तो है, ठीक है ना। उपयुक्त तो आंकड़ों में से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। 60% विद्यार्थियों के पास दोपहिया वाहन नहीं है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि फुटबॉल खिलाड़ी के पास दोपहिया वाहन है। क्रिकेट खिलाड़ियों के पास दोपहिया वाहन है कि नहीं है, इसकी इसमें चर्चा नहीं है, इसलिए ये कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास दोपहिया वाहन नहीं है, इसकी वही बात तो है कि ये इसमें मेंशन नहीं है कि क्रिकेट खिलाड़ी के पास दोपहिया वाहन है कि नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते हैं, यह भी नहीं लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ कि जो क्रिकेट नहीं खेलते वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो क्रिकेट खेलते होंगे उनमें से जो फुटबॉल खेलते होंगे सभी क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते हैं, यह नहीं लिखा है। ये लिखा है इसमें कि जो क्रिकेट नहीं खेलते वो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है ना। तो जो फुटबॉल खेलते हैं उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता, इसका मतलब ये हुआ कि जो फुटबॉल खेलते हैं उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता, लेकिन जो क्रिकेट खेलते हैं उनको फुटबॉल खेलने आता भी होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ये गलत होगा। स्टेटमेंट एक बार फिर समझिए, लिखा है कि जो क्रिकेट नहीं खेलते वो फुटबॉल खेलते हैं। इसका मतलब है कि जो फुटबॉल खेलते हैं उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता, लेकिन जो क्रिकेट खेलते हैं उनको फुटबॉल खेलना आता है कि नहीं आता है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो इस बताना है कि नीचे दिए गए पुट का सही उत्तर चुनिए, क्या है। कौन से निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, नहीं बताना है तो न तो पहला निकाला जा सकता है, न दूसरा, न तीसरा। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1 2 3, क्योंकि तीनों ही निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते, ठीक है। यहां पे देखिए, किसी सम्मेलन में कुल 100 प्रतिभागियों में 70 भारतीय हैं, 70 लोग भारतीय हैं। कुल प्रतिभागियों में 60 शाकाहारी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, दो तरह के लोग हैं, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी कह सकते हैं। तो एक शाकाहारी लोग हैं और दूसरा एक मांसाहारी लोग हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि एक शाकाहारी हैं और एक मांसाहारी है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि एक शाकाहारी हो और एक मांसाहारी। तो क्या करें, अब इसको कैसे करें, ध्यान से देखिए। ये लिखा है कि क्या कुछ है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों अलग अलग लोग होते हैं, ये एक ही लोग तो होते नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि शाकाहारी हैं और मांसाहारी हैं। 70 भारतीय हैं जो प्रतिभाग में 70, जिसमें से 60 शाकाहारी है। तो 60 शाकाहारी है, इसका मतलब क्या हुआ कि शाकाहारी ये हो गए, शाकाहारी 60 है। तो अब हो सकता है कि बाकी के 40 जो होंगे वो मांसाहारी होंगे, क्योंकि टोटल 70 लोग ही होंगे। तो 70 में से 60 अगर शाकाहारी है तो मांसाहारी कितने होंगे, मांसाहारी अगर शाकाहारी जो नहीं है वो 10 लोग क्या होंगे, मांसाहारी होंगे। तो इसमें लिखा है कि 70 भारतीय हैं, कुल प्रतिभागियों में से 60 शाकाहारी है, तो 10 मांसाहारी होंगे, कम से कम 10 मांसाहारी होंगे, और 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कॉमन भी हो सकते हैं जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी हो। लेकिन ये बात तो तय है कि कम से कम 10 जो है वो शाकाहारी नहीं है, इसका मतलब है कि मांसाहारी हैं, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरा जो है वो सही है। ये लिखा है कम से कम 30 भारतीय प्रतिभागी शाकाहारी हैं। अब अगर ये मान लें कि 70 लोगों में से, ठीक है, 70 लोग हैं और 100 इसमें है, कुल भारतीयों में से 60 शाकाहारी, कुल प्रतिभागियों में से 60 शाकाहारी है, 60 शाकाहारी है। अगर 70 भारतीय हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, अगर सारे के सारे शाकाहारी हों, ठीक है ना, ये कुल प्रतिभागियों में से लिखा है, आप जरा स्टेटमेंट को समझे ठीक से। ये 100 लोग हैं जिसमें से 70 भारतीय हैं, 70 भारतीय हैं और कुल में से 60 शाकाहारी हैं। तो इसका मतलब यह हो कि अगर 60 के 60 भारतीय शाकाहारी हों, सारे भारतीय ही शाकाहारी हों, तो 10 मांसाहारी तो कम से कम होंगे। और अगर हो सकता है कि 70 भारतीय में से मान लो कि 50 शाकाहारी हैं, तो 20 मांसाहारी होंगे, है ना। तो इसलिए कम से कम 10 शाकाहारी भारतीय मांसाहारी हैं, ये बात इसमें स्पष्ट रूप से पता चलती है। हो सकता है कि सारे के सारे जो भारतीय हैं 70 भारतीय, अगर ये सारे के सारे ये 60 में से 60 मांसाहारी है, 60 अगर मांसाहारी है और उसमें से एक भी भारतीय, तो 40 शाकाहारी होंगे। आप ध्यान से देखें, 60 अगर मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं, तो 40 मांसाहारी होंगे 100 में से। 100 में से 60 अगर यहाँ पर लिखा है कि शाकाहारी हैं, तो
40 मांसाहारी होंगे और वो 40 के 40 भारतीय मान लेते हैं कि मांसाहारी भारतीय ही हैं, तब भी 70 लोगों में से 40, मैक्सिमम 40 मांसाहारी हो सकते हैं और सारे मांसाहारी वो भारतीय ही हैं, तो भी 30 लोग ऐसे होंगे जो शाकाहारी होंगे। इसलिए इस प्रश्न का जवाब दोनों होगा, दोनों ही सही है। ठीक है, पहला भी और दूसरा भी। एक बार फिर समझ लीजिए कि ये लिखा है कि 100 प्रतिभागियों में 70 भारतीय हैं, 100 में से 70 लोग भारतीय हैं, 60 शाकाहारी है तो 40 मांसाहारी होंगे। अगर सारे भारतीय मांसाहारी है, 40 के 40 मांस खाने वाले हैं भारतीय, तो इसका मतलब है कि 70 में से 40 मांस खाने वाले, अधिकतम मांस खाने वाले कितने होंगे? 40। उसमें से 70 अगर भारतीय हैं, 70 भारतीय में से 40 मांसाहारी हैं, तो कम से कम 30 शाकाहारी अवश्य होंगे। इसलिए पहला सही है। दूसरा कि अगर ये मान लें कि 70 भारतीय में से 60 मांस शाकाहारी हैं और सारे के सारे भारतीय ही शाकाहारी हों, ठीक है, तब भी 70 में से 60 शाकाहारी है तो कम से कम 10 मांसाहारी होंगे। तो इसलिए दोनों ही सही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 तथा 2 दोनों। आप समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है कि इन ए प्लेन ये x इज परपेंडिकुलर टू y, x y के परपेंडिकुलर है, तो एक लाइन हम खींच लेते हैं। ये मान लीजिए x और ये y, तो ये है x और ये है y, x और ये है y, x y के परपेंडिकुलर है। x इज परपेंडिकुलर लाइन y एंड पैरेलल टू लाइन z, और z के पैरेलल है। लाइन u इज परपेंडिकुलर टू बोथ u एंड v, u v एंड w। अब ये हम नहीं कह सकते अभी, न तो u के बारे में पता है, न v के बारे में, न w के बारे में, तो अगला लाइन पहले पढ़ते हैं। लाइन x इज परपेंडिकुलर टू लाइन v, x परपेंडिकुलर है v के, तो ऑफ कोर्स इधर होगा, है ना। और यहाँ पे लिखा है कि u इज परपेंडिकुलर टू v एंड w, तो u जो होगा वो परपेंडिकुलर अगर है v पे तो w पे भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि w v आपस में पैरेलल है। तो ये 3 लाइन हो गई पैरेलल। कौन कौन सी? x z u और v y w। इसमें लिखा है कौन सा? v y w यहाँ पे लिखा हुआ है 4th में। तो यही आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया ये कि v, यहाँ पे देखिए y और w, ये तीनों पैरेलल है। ये सब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें देखिए z u w, z u तो है लेकिन w तो परपेंडिकुलर है, ये तीनों पैरेलल नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। x v y, x और v y एक तरफ है, x उस पर परपेंडिकुलर है, तो तीनों पैरेलल नहीं हो सकते। z v w u, z v u आर परपेंडिकुलर टू w, जी नहीं, w पे v और w आपस में पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the number of person who read magazine X is only thrice the number of person who read magazine Y। तो यहाँ पर भी आपको एक लॉजिकल डिडक्शन के आधार पर देखनी है कि ये जो है वो मैगजीन X और मैगजीन Y पढ़ने वाले लोगों की संख्या कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखें, द नंबर ऑफ मैगजीन रीडर्स X एंड Y, 2 मैगजीन हैं, अगर हम उनकी संख्या करें तो ये क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये X मैगजीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ टर्म ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे P ले लिया और ये Q ले लिया, तो P प्लस Q होगा Y, Y क्या हो जाएगा? P प्लस Q। और लिखा है कि द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन X ओनली, ओनली X ये रीजन होता है, ये रीजन होता है ओनली X, है ना, ये रीजन होता है। तो ओनली X इज ट्वाइस थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन रीड Y, Y के तो P और Q है, तो इसका थ्राइस है P प्लस Q, ये हो गया थ्राइस ऑफ P प्लस Q इस रीजन में। फिर लिखा है कि द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन Y ओनली, Y ओनली मतलब ये Q, Y ओनली का मतलब ये रीजन आएगा, है ना। तो Q इज इक्वल टू थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन X, मैगजीन X पढ़ने वाले ये सारे हैं, यानी 3P प्लस P, 4P प्लस 3Q, और उनका थ्राइस 4P प्लस 3Q, ये हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ये 12P प्लस 9Q इज इक्वल टू Q,
ये हो गया इधर आके -8Q इज इक्वल टू 12P। ये निगेटिव में नंबर आ गया, अर्थात ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। निगेटिव में माइनस में कैसे पढ़ेंगे? मिनिमम आप 0 पढ़ सकते हैं, आप -2 अखबार पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते, इसलिए इसमें कोई भी कंक्लूजन वैलिड नहीं होगा। द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड बोथ द मैगजीन्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन एक्स, कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ये निगेटिव आ गया। तो निगेटिव वैल्यू, ये डाटा जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए कोई भी कंक्लूजन इसमें से निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, इसी का ये हिंदी रूपांतरण है कि ये लिखा है, नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न का उत्तर देना है इसके आधार पर, ध्यान से देखिए। एक लिखा है कि एक्स दल का कोई भी समर्थक जो वाई को जानता है उसके अभियान की रणनीति का समर्थन करता है। ठीक है, उसके अभियान की रणनीति का समर्थन करता है। वाई दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं था, किंतु उनमें से कुछ वाई दल में मित्र थे। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अंग्रेजी में भी देखेंगे तो ये लिखा है, नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स हु न्यू जेड एंड सपोर्टेड हिज कैंपेन स्ट्रेटजी agreed for the alliance with party Y, but some of them had a friend of party X। और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप देखिए इसमें से लिखा है, उपयुक्त जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य होना ही चाहिए, सत्य होना ही चाहिए। तो ये लिखा है कि वाई दल के कुछ समर्थक एक्स दल के साथ गठबंधन के लिए सहमत नहीं हुए। ये लिखा है कि वाई दल के कुछ समर्थक एक्स दल के साथ गठबंधन में के लिए सहमत नहीं हुए। लिखा है कि एक्स दल का कोई भी समर्थक जो जेड को जानता था उसके अभियान की रणनीति का समर्थन करता था, लेकिन वाई दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं था। तो एक्स दल के कुछ समर्थक जो है वाई के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन वाई के कुछ समर्थक एक्स के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना, इसलिए अब लिखा है दूसरा जो पॉइंट है वो देखते हैं। वाई दल का कम से कम एक समर्थक ऐसा है जो एक्स दल के किसी समर्थक को मित्र के रूप में जानता था। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एक्स दल का समर्थक जेड को जानता था और उसकी अभियान की रणनीति का समर्थन करता था। वाई दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं था, किंतु ये उनमें किसके लिए लिखा हुआ है? एक्स दल के लिए लिखा हुआ है। कुछ के वाई दल में मित्र थे, तो एक्स के अगर वाई में मित्र हैं तो वाई के भी एक्स में मित्र होंगे। मित्रता जो है बराबरी में होती है, ये नहीं कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता, ये दोनों का होता है कि वन वे नहीं होता, ये टू वे होता है। तो मित्रता जो होता है टू वे कम्युनिकेशन है। तो एक्स का अगर वाई दल में मित्र थे तो वाई का भी कम से कम एक जो होगा वो एक्स में मित्र होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जानता था, समर्थक दल के मित्र के रूप में जानता था। ये एक बात सही हो गई। सी क्यों नहीं आंसर? ये देखें, एक्स दल के किसी समर्थक ने जेड की अभियान की रणनीति का समर्थन नहीं किया। एक्स दल के किसी समर्थक ने जेड की अभियान की रणनीति का समर्थन नहीं किया, जबकि लिखा है कि जो जेड को जानता था उसकी अभियान की रणनीति का समर्थन करता था, इसलिए ये बात गलत है। और एक्स दल का कोई भी समर्थक जेड को नहीं जानता था, नहीं, लिखा हुआ है कि कुछ जानते थे जेड को, जो जानता था, जो जेड को जानता था, इसका मतलब कुछ न कुछ लोग जरूर जानते थे, इसलिए ये इसमें बी ही पॉसिबल आंसर है। उपयुक्त जानकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्स दल के कुछ समर्थक जेड को जानते थे। ठीक है, एक्स दल के कुछ समर्थक जेड को जानते थे। ठीक है, उसके बाद लिखा एक्स दल के कुछ समर्थक जो जेड की अभियान के रणनीति के विरोधी थे वो जेड को जानते थे। ठीक है, अभियान दल के विरोधी थे। एक्स दल के किसी भी समर्थक ने जेड की अभियान की रणनीति का समर्थन नहीं किया। ये लिखा है। 3 चीजें, उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, नहीं बताना है। तो ये लिखा है कि एक्स दल के कुछ समर्थक जेड को जानते थे, ये तो सही है। दूसरा, जेड दल के कुछ समर्थक जो जेड के अभियान की रणनीति के विरोधी थे वो जेड को जानते थे,
यहां पर लिखा है कि एक्स दल के कुछ समर्थक, ध्यान से देखें, जो जेड के अभियान की रणनीति के विरोधी थे, जेड को जानते थे। यहां पर ये लिखा, ये गलत है, ये लिखा है कि जो जेड को जानते थे वो उसके, कोई भी समर्थक जो जेड को जानता था उसके अभियान की रणनीति का समर्थन करता था, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखा है कि एक्स दल के कुछ समर्थक जो जेड की अभियान की रणनीति के विरोधी थे, ठीक है, जेड को जानते थे। कुछ लिखा है, इसलिए सबके बारे में नहीं कह सकते, कुछ ऐसे भी होंगे जो जानते होंगे लेकिन समर्थन नहीं करते होंगे, सभी के बारे में नहीं लिखा है, कुछ के बारे में लिखा है, इसलिए ये भी जो है वो सही है। और ये लिखा है एक्स दल के किसी भी समर्थक ने जेड की अभियान कर, नहीं लिखा कि कुछ ऐसे थे जो जानते थे और वो समर्थन करते थे, इसलिए केवल 3 गलत है, इसमें सही नहीं है। 3 जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, बाकी 2 के बारे में कहा जा सकता है कि वो सही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही इंडक्टिव रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि हो सकते हैं, ठीक है ना। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, होगा ही होगा, 100% ट्रू होगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, परिकल्पना है, हिपोथेसिस है। तो ध्यान से इनमें अंतर समझने का प्रयत्न करें, जब यह बात आप समझ पाएंगे तभी आपको डेवलप कर पाएंगे। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन अधिकांश बच्चे गलत करते हैं और उनको लगता है कि ये तो करने का कोई मतलब नहीं है, ये हम समझते ही हैं, हम कर ही लेंगे, लेकिन कर नहीं पाते, ठीक है। एग्जाम में उनकी हालत ऐसी हो जाती है। और ये यूजुअली किसी क्लास में लोग डिस्कस नहीं करते, क्योंकि लोगों को भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है। अब यहाँ पे लिखा है, अच्छा स्वर एक नैसर्गिक प्रतिभा है, लेकिन संगीत के क्षेत्र में उन्नति और श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। एक नैसर्गिक प्रतिभा है, फिर भी श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। अब निष्कर्ष क्या है, नैसर्गिक प्रतिभाओं को भी प्रशिक्षण और देखभाल की आवश्यकता होती है। ये इसमें इंडक्टिव है, क्योंकि अगर उसमें नैसर्गिक प्रतिभा है तो उसके अभ्यास करने की क्या जरूरत है, यानी अभ्यास करने के लिए श्रेष्ठ अभ्यास करने से उन्नति होती है और श्रेष्ठ प्रदर्शन होती है। इसका मतलब है कि इवन की नैसर्गिक प्रतिभा है, उसको भी प्रशिक्षण और देखभाल की आवश्यकता होती है। अभ्यास एक प्रकार का प्रशिक्षण होता है, ठीक है ना। तो इसलिए पहला सही है। किसी का अच्छा स्वर न होने पर भी उसे अभ्यास करते रहना चाहिए। जिसके पास अच्छा स्वर नहीं है उसके बारे में कोई भी चर्चा इसमें नहीं है, इसलिए ये कहना गलत होगा। और ये नहीं कह सकते कुछ भी उसके बारे में जिसके पास अच्छा स्वर है वो कहा जा रहा है, उसके बारे में चर्चा है। जो अच्छा स्वर है ही नहीं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, पॉसिबिलिटी भी ऐसी नहीं बनती है। इसलिए इसमें सिर्फ पहला जो है वो सही जवाब होगा इसका, कि कौन सा एक सही है। एक सही है पूछ रहा है, जब सही पूछा जाए तो 100% सही ही बताना है। पॉसिबिलिटी पूछी जाए कौन सा हो सकता है, तो आप इंडक्टिव रीजनिंग में आप अनुमान भी लगा सकते हैं। तो ये किसमें अनुगमित होता है, इंक्लूडेड है, इन्फ्रेंस है, इंडक्टिव है। तो ये हम कह सकते हैं कि पहला जो है वो सही है। अच्छा स्वर न होने के बारे में कोई चर्चा नहीं है, उसके बारे में हम कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हैं इस तरह का। ये लिखा है, अधिकार नागरिक के विकास के लिए अपरिहार्य सामाजिक कल्याण के लिए कुछ हितकारी दशाएं हैं। हितकारी मतलब वेलफेयर, ठीक है ना। तो वेलफेयर जो होता है ये वेलबींग, हितकारी दशाएं। अधिकार नागरिक के विकास के लिए अपरिहार्य, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल एंड सामाजिक कल्याण की कुछ हितकारी दशाएं हैं। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में कौन से अधिकारों की सही व्याख्या है, इसमें से अधिकारों की सही व्याख्या क्या है ये हमें बताना है। लिखा है, अंग्रेजी में पढ़े तो, राइट ऑफ सर्टेन एडवांटेजेस कंडीशंस of social well-being is indispensable to the true development of the citizen. In the right of this statement, which one of the following is correct understanding of the right? Right and individual goods only, social goods only. Only जो है ना ये इसको वीक बनाता है। only ये दोनों ही सोशल और इंडिविजुअल दोनों ओनली लिखा हुआ है,
यहाँ पे लिखा है कि बोथ, दोनों, सोशल और इंडिविजुअल। यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल गुड डिवॉइड्स ऑफ सोशल बीइंग। ये दोनों चीजों में से आपको क्या लगता है? केवल केवल जो है ना वो पर्टिकुलर बनाता है स्टेटमेंट को। यहाँ पे लिखा है अधिकार नागरिक के विकास के लिए अपरिहार्य सामाजिक कल्याण की कुछ हितकारी दिशाएं हैं। यानी सामाजिक कल्याण किसी एक आदमी का नहीं होता, वो पूरे सोशल सेक्टर का होता है, ठीक है ना। और नागरिक के वास्तविक विकास के लिए तो ये है, ये इंडिविजुअल होता है। तो ये दोनों ही चीजें हैं, केवल सामाजिक कल्याण है, केवल व्यक्तिगत कल्याण है, नागरिक का विकास जो है व्यक्तिगत कल्याण है, और सामाजिक कल्याण जो है वो सबके लिए होता है। तो ये दोनों की बातें की गई है, इसलिए इसमें आंसर होगा सी। दोनों की बातें की गई है। अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण दोनों है। नागरिक का विकास व्यक्तिगत कल्याण है, सामाजिक कल्याण में पूरे समाज के लोग आते हैं। तो दोनों की बातें की गई है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। लिखा है कि कथन पे होने वाले, उससे अनुगमित होने वाले दो निष्कर्षों पर विचार कीजिए। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, ठीक है। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। सभी स्वस्थ लोग सुबह सैर करते हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, लेकिन बहुत से जो सुबह सैर करते होंगे उनकी स्वास्थ्य अच्छी होगी, लेकिन जिनकी स्वास्थ्य अच्छी है वो सुबह सैर करते होंगे, ये जरूरी नहीं है। तो सभी स्वस्थ लोग सुबह सैर करते हैं, ये जरूरी नहीं है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुबह की सैर अनिवार्य है। जब ऊपर वाला ही कह रहा है कि बिना सैर किए भी लोग स्वस्थ रहते होंगे, तो अनिवार्य कैसे कह सकते हैं? इसलिए दोनों ही इसमें सही नहीं है, न तो पहला न तो दूसरा, दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देश की जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। देश में मृत्यु दर जन्म दर की तुलना में तेजी से घट रही है। जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में तेजी से घट रही है। देश में नियमित रूप से ग्राम से शहर प्रवसन हो रहा है। ग्राम से शहर, गांव से शहर आने पे जनसंख्या में वृद्धि कैसे होगी? वो तो जैसे आपके पास ये समझ लीजिए कि 200 रुपए हैं, आप दो अलग अलग पॉकेट में रख रहे हैं, या इस पॉकेट से निकाल के उस पॉकेट में रख रहे हैं, तो क्या 200 से 400 हो जाएगा? नहीं, वो नहीं होगा। गांव से शहर आने से जनसंख्या में वृद्धि हो रही होगी, ये नहीं कहा जा सकता। जनसंख्या में वृद्धि किसकी वजह से हो रही होगी? क्या जन्म मृत्यु दर घट जाने से और जन्म दर तेजी से बढ़ जाने से होगा? ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जन्म मृत्यु दर फैक्चुअल है, ये कथन है कि ये हो रहा है ऐसा कि मृत्यु दर कम हो रही है और जन्म दर की तुलना में तेजी से घट रही है। और जन्म दर मृत्यु दर की तुलना में तेजी से घट रही है। अगर जन्म दर घटेगा मृत्यु दर की तुलना में तो जनसंख्या कम होगी, जबकि ऊपर लिखा है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। अब लिखा है कि कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है? सही हो सकता है, इंडक्टिव रीजनिंग यही है, ठीक है ना, कि सही हो सकता है इस तरीके का। तो आप लिखेंगे ग्राम नगर प्रवसन के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो गलत हो गया। हमने वही कहा कि गांव से शहर जाने से जनसंख्या में वृद्धि हो, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। ये तो वही बात हो गई, संख्या चाहे यहाँ रहे चाहे वहां रहे। केवल मृत्यु दर घटने से जनसंख्या में वृद्धि हो रही, केवल मृत्यु दर, ये इसको वीक बनाता है, ऐसा नहीं है। केवल शब्द जो है, केवल जन्म दर, तो इसीलिए ये भी वीक बनाता है। ठीक है, मृत्यु दर में जन्म दर की अपेक्षा तेजी से गिरावट होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है ना। बीइंग पर्टिकुलर वर्ड को आपको, जो केवल वर्ड है, पर्टिकुलर वर्ड है, इसको आपको रिजेक्ट करना चाहिए जब तक कंक्लूजन में हो ये। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए। या तो हम पिकनिक पर जाएंगे या दुर्गम यात्रा पर जाएंगे, मतलब हम कहीं ना कहीं जाएंगे जरूर, दुर्गम यात्रा पर जाएंगे या पिकनिक पर जाएंगे। अब इनमें से कौन इस सत्य है? यदि यह सत्य है तो कौन इस दावे को झुठलाता है? हम पिकनिक पर जाते हैं किंतु दुर्गम यात्रा पर नहीं जाते। ये तो कहा जा रहा है कि किसी न किसी पे जाना है, ठीक है ना। तो हम ये कहें कि खाली पिकनिक पे जाते हैं, दुर्गम यात्रा पर नहीं जाते, ये गलत हो जाएगा। लिखा है कि या तो हम यहाँ जाएंगे या वहां जाएंगे।
पिकनिक और दुर्गम यात्रा जैसी गतिविधियों का स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा उत्साहवर्धन किया जाता है। ऐसे इसमें कोई बात लिखी नहीं है, लेकिन इसको पूरी तरह से झुठला भी नहीं सकते। झुठलाने के लिए तो पूरी तरह से प्रमाणिकता होनी चाहिए। हम दुर्गम यात्रा पर जाते हैं और पिकनिक पर नहीं जाते हैं, ये पहले की तरह ही है कि यहाँ कह रहे हैं कि पिकनिक पर जाते हैं, दुर्गम यात्रा पर नहीं जाते, या कह रहे हैं पिकनिक पर दुर्गम यात्रा पर जाते हैं, पिकनिक पर नहीं जाते। जबकि ये कहा जा रहा है कि या तो हम यहाँ जाएंगे या वहां जाएंगे, दोनों में से कहीं ना कहीं एक जगह जरूर जाएंगे। अब ये लिखा है कि हम न तो पिकनिक जाते हैं न दुर्गम यात्रा पर जाते हैं। ये दावे को झुठलाता है, क्योंकि सत्य यही है कि कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाएंगे जरूर, और ये कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, तो ये इस दावे को झुठलाता है। ये ज्यादा बेहतरीन आंसर है डी, कि हम कहीं नहीं गए। ये इसमें लिखा हुआ है हम या तो पिकनिक पर जाएंगे या दुर्गम यात्रा पर जाएंगे, दोनों में से कहीं ना कहीं जाएंगे जरूर। और ये कह रहा है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ना तो पिकनिक पे जा रहे हैं ना दुर्गम यात्रा पे जा रहे हैं। तो ये अगर ऐसा है तो इसको झुठला रहा है कि नहीं झुठला रहा है इसको, इसलिए ये डी आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल है, 50 संकाय सदस्य में से 3 पुरुष और 30 पुरुष और 6 स्त्रियां थी, यानी 20 स्त्रियां थी। कोई भी पुरुष संकाय सदस्य संगीत नहीं जानता था, यानी उनको गाना बजाना नहीं आता था। मर्दों को गाना बजाना नहीं आता था, जो पुरुष थे उनको गाना बजाना नहीं आता था। लेकिन स्त्रियों में से बहुतों को अनेक स्त्री सदस्य को संगीत की जानकारी थी, यानी लेडीज में से कुछ बहुत सी थी जिनको जानकारी थी, सबको नहीं थी, कुछ को थी। उच्च संस्था के अध्यक्ष ने लॉटरी द्वारा 6 लोगों को चाय पार्टी पर बुलाया। 6 लोगों को बुलाया है चाय पार्टी पर। पार्टी के समय यह पता चला कि किसी को भी संगीत नहीं आता। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? क्या पार्टी में सभी पुरुष फैकल्टी ही आए थे, ये कहना सही रहेगा? नहीं, ऐसी भी महिलाएं आई होंगी जो गाना नहीं जानती होंगी, तो निश्चित रूप से ये तो नहीं कहा जा सकता। पार्टी में केवल वही स्त्रियां आई होंगी जो संगीत प्रस्तुत नहीं कर सकती, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ पुरुष भी आए होंगे और कुछ स्त्रियां भी आई होंगी। पुरुष ऐसे आए होंगे, पुरुष को तो वैसे ही गाना बजाना नहीं आता, तो ये भी निश्चित रूप से। पार्टी में सम्मिलित संकाय पुरुष सदस्य पुरुष और स्त्री दोनों थे, ये भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। हो सकता है लॉटरी से निकाला है तो सारे पुरुष ही आए हों, या हो सकता है कि सारी महिलाएं ही आई हों जिनको गाना नहीं आता, तो ये भी पॉसिबिलिटी श्योर नहीं होता। पार्टी के लिंग संयोजन के बारे में कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतनी सारी पॉसिबिलिटी है तो निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते। ये कह सकते हैं, निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते कि यही हुआ होगा। यहाँ पे कई सारी पॉसिबिलिटी है, या तो सारे पुरुष आए होंगे, या सारी ऐसी महिलाएं आई होंगी जिनको गाना नहीं आता, या कुछ पुरुष और कुछ ऐसी महिलाओं का समूह रहा होगा जिनको गाना नहीं आता। 3 तरह की पॉसिबिलिटी है, इसलिए निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। 3 तरह की बातें हो सकती है। अब लिखा है, एक ए ने अंगूर और अनानास खाए, बी ने अंगूर और नारंगिया खाई, सी ने नारंगिया और अनानास खाए, डी ने अंगूर और सेब और अनानास खाए। फल खाने के बाद बी और सी बीमार पड़ गए। तो बी और सी ने क्या कॉमन चीजें खाई थी? अंगूर और नारंगिया खाई थी, और सी ने नारंगिया, अनानास और सेब खाए थे। इसमें नारंगी जो है वो दोनों ने खाई थी, नारंगी दोनों ने खाई थे, इसका मतलब दोनों बीमार पड़े हैं, तो नारंगी के कारण ही बीमार पड़े होंगे। ये एकदम आसान सा सवाल है, इसमें आप निश्चित रूप से ये इंडक्टिव रीजनिंग के आधार पे कह सकते हैं कि ये संभावना है कि नारंगिया खाई होगी, उसके बाद ही बीमार पड़े होंगे। अब यहाँ पर आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि ये गलत भी हो सकता है, लेकिन हम इंडक्टिव रीजनिंग में हैं, यहाँ मोस्ट पॉसिबिलिटी जो होती है उसी को आंसर लिखते हैं। बीमार पड़ने के लिए और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। फल खाने के बाद बीमार पड़े हैं, हो सकता है कुछ और परेशानी रही होगी, उनको वायरस लग गया होगा, उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया होगा, दोनों को कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है उसके आधार पे जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उसमें ये कह सकते हैं कि दोनों ने नारंगिया खाई होगी, तभी ऐसा हुआ होगा। एक आदमी के परिवार में पत्नी, 2 बेटे और बेटियां थी। पत्नी, 2 बेटे और बेटियां, कितनी बेटियां मालूम नहीं। बेटियों को एक दावत के लिए आमंत्रित किया गया। इसका मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि बेटियां कहीं बाहर रहती होंगी, उनको तभी आमंत्रित करने की जरूरत पड़ी होगी,
हो सकता है शादीशुदा हो, मैरिड हो और वो अपने मायके में रहती हो, उनको आमंत्रित किया गया, आमंत्रित किया गया, ठीक है ना, किया गया। परिवार के पुरुष सदस्य एक छोटे से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे। परिवार के पुरुष सदस्य छोटे से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बाहर गए हुए थे। आदमी के पिता अपने काम पर नहीं लौटे। इसका मतलब जो मेन आदमी है उसका पिता काम पर से लौटा नहीं है, यानी वो भी बाहर है, और उसके बेटे जो हैं, पुरुष सदस्य का मतलब उसके बेटे जो हैं वो भी बाहर हैं। तो बेटे भी बाहर, बाप भी बाहर, ठीक है। अब क्या कथन सत्य है? घर पर केवल आदमी की पत्नी को छोड़ दिया गया था। आदमी की पत्नी को छोड़ दिया गया था केवल। केवल का मतलब ये लिखा हुआ है केवल, ये इसको कमजोर बनाता है। क्यों? केवल आदमी की पत्नी ही को छोड़ गया था ऐसा नहीं है। हो सकता है कि बेटियों को दावत के लिए आमंत्रित किया गया था, बेटियां भी आ गई होंगी। तो केवल शब्द जो है इसको कमजोर बनाता है। यह निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि यही इसका आंसर है, ठीक है ना। दूसरा, यह संभावना है कि आदमी की पत्नी को घर पर छोड़ दिया गया था। यह संभावना है। घर पर कोई नहीं बचा था, नहीं, उसकी पत्नी तो बची थी। एक से अधिक व्यक्ति को घर पर छोड़ दिया गया था, यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बेटियों को बुलाया गया होगा तब एक से अधिक लोग आ गई होंगी, आमंत्रित किया गया था। अगर बेटियां आ गई होंगी तो उनकी माता और बेटियां होंगी, तब तो उस स्थिति में एक से अधिक लोग होंगे। लेकिन आमंत्रित करने का मतलब ही थोड़े ना कि आ ही गए हैं। तो अगर नहीं आई होंगी तो उस स्थिति में सिर्फ उसकी पत्नी होगी, यानी दोनों पॉसिबिलिटी है। तो इसमें यही बनता है कि संभावना है कि आदमी की पत्नी को घर पर छोड़ दिया गया था, ये पॉसिबिलिटी है। यहां पर कह रहा है केवल आदमी की पत्नी, इसका मतलब बेटियों को इसमें पूरी तरह से रिजेक्ट किया जा रहा है, जबकि इसमें वो दोनों चीजें शामिल है कि पत्नी होगी और बेटियां भी हो सकती हैं, ठीक है ना। इसमें लिखा इन दोनों में अंतर है। यहाँ पे है कि नहीं, सिर्फ पत्नी ही थी, बेटियां नहीं थी। केवल शब्द जो है इसको वीक बना रहा है, ठीक है ना। और एक से अधिक व्यक्ति को घर पर छोड़ दिया गया था, यह भी सही नहीं है। घर पर कोई नहीं बचा था, यह भी गलत है। तो जो दिया गया है मोर देन वन पर्सन वाज लेफ्ट एट होम, ये श्योर नहीं है। हो सकता है कि बेटियां बुलाई गई थी, इनविटेशन मिला था, लेकिन उन किसी मजबूरी में ना आई हो, तो उस स्थिति में अकेली वाइफ ही होगी। लेकिन यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, इसलिए अकेली ओनली वाइफ वाला जो ये पॉसिबिलिटी है उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक से ज्यादा वाला पॉसिबिलिटी है उसको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी घर पे नहीं है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा, ये तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि कम से कम एक है। तो इसलिए जो आउट ऑफ गिवन चॉइस है उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो बी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। यहां पर एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। गीता कह रही है ध्यान शुरू करने के बाद नरेश एक बेहतर मुक्केबाज बन गए। असंभव। राधा कह रही है संभव। एक मुक्केबाज की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति उसकी आक्रामकता है, एग्रेसिवनेस है। एग्रेसिवनेस, जो जितना ज्यादा एग्रेसिव होगा उतनी ही तेजी से पंच मारेगा, उतनी ही ज्यादा मजबूत प्रहार करेगा, है ना। तो इसलिए आक्रामक होना चाहिए। ये माना जाता है कि मुक्केबाज आक्रामक होंगे, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या है कि राधा क्या समझ रही होगी? राधा ये समझ रही होगी कि योग और ध्यान शुरू करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद लोग शांति प्रिय हो जाते हैं, उनकी मानसिक शांति, उनकी आक्रामकता कम होती होगी, है ना। और अगर योग करने से वो ज्यादा बेहतर मुक्केबाज कैसे बन सकता है? क्योंकि बेहतर मुक्केबाज बनने के लिए आक्रामक होना जरूरी है। तो अब राधा की धारणा क्या है कि किसी व्यक्ति को कम आक्रामक बनने के लिए ध्यान किसी व्यक्ति को कम आक्रामक बनाता है, ये मानना है राधा का। राधा मान सकती है कि ध्यान किसी व्यक्ति को कम आक्रामक बनाता है, और अगर कम, इसलिए असंभव कह रही है, क्योंकि राधा का मानना यह है कि मुक्केबाज ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और ध्यान अब करने से आदमी जो है आक्रामकता कम होता है, शांति प्रिय होता होगा। इसलिए वो असंभव कह रही है कि वो इसलिए नहीं बेहतर मुक्केबाज बना होगा क्योंकि उसने ध्यान शुरू किया था। क्योंकि राधा का मानना यह है कि ध्यान करने से आदमी कम आक्रामक होता है।
तो पहला ही सही है, राधा की धारणा सही है। बाकी दूसरे तीसरे चौथे पे भी विचार कर ही लेते हैं। ध्यान उस व्यक्ति को कम या कोई प्रभाव नहीं डालता है। मेडिटेशन हैज लिटिल और नो इफेक्ट ऑन द पर्सन हु प्रैक्टिसाइज इट। कुछ गड़बड़ है ये, ठीक है। तो ध्यान उस व्यक्ति पर कम या कोई प्रभाव नहीं डालता है जो इसे रोकता है। नरेश पहले गरीब बॉक्सर था, मतलब कमजोर बॉक्सर था, पुअर बॉक्सर था अर्लियर बिकॉज ही वॉज नॉट एग्रेसिव इनफ। ये भी इसमें नहीं लिखा गया है, ये कंक्लूजन नहीं निकाली जा सकती है। नरेश वुड नॉट हैव टेकन टू मेडिटेशन एज ही वॉज, वो नहीं लेना चाहिए था क्योंकि वो एक बॉक्सर था, तो उसको मेडिटेशन नहीं लेना चाहिए था। ये नहीं लिया होगा ऐसा कह रहे हैं, ये भी सही नहीं है। जो पहला है वो उसके स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है, इसलिए यही सही होगा। ये हिंदी ट्रांसलेट थोड़ी सी अजीब है, गरीब नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ होगा। कमजोर बॉक्सर था, कमजोर, ठीक है, ये चीज है। तो आप समझ गए कि यहाँ पर गीता कह रही है जो ध्यान देने से एक बेहतर मुक्केबाज बन गए हैं। राधा करी असंभव है, क्योंकि राधा का ये मानना है कि ध्यान से आदमी क्या होता है, कम आक्रामक होता है, जबकि एक मुक्केबाज को ज्यादा आक्रामक होना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन और कर लेते हैं। सभी अच्छे एथलीट जीतना चाहते हैं और सभी एथलीट जो जीतना चाहते हैं वो अच्छी तरह से संतुलित आहार लेते हैं। इसलिए सभी एथलीट जो अच्छी तरह से संतुलित आहार नहीं लेते हैं वे खराब एथलीट हैं। ये लिखा हुआ है। ये कहा था कि डाटा लिखा हुआ है, आपको इस डाटा को समझना है और उसके बाद निष्कर्ष निकालना है। सभी अच्छे एथलीट जीतना चाहते हैं। अब इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि खराब एथलीट जीतना ही नहीं चाहते हैं, और जो जीतना चाहते हैं वो अच्छी तरह से संतुलित आहार लेते हैं। तो इसका मतलब है कि सभी एथलीट संतुलित आहार लेते होंगे, ये इस बात पे पहुंच सकता है। कोई भी खराब एथलीट जीतना नहीं चाहता ये नहीं कह सकते। सभी अच्छे जीतना चाहते हैं लेकिन खराब जीतना नहीं चाहता है ये नहीं कह सकते। कोई भी एथलीट जो अच्छी तरह से संतुलित आहार नहीं लेता वह एक अच्छा एथलीट है। ठीक है, कोई भी एथलीट जो अच्छी तरह से संतुलित आहार नहीं लेता है वह एक अच्छा एथलीट है। ये लिखा है कि कोई भी एथलीट जो अच्छी तरह से संतुलित आहार नहीं लेता, संतुलित आहार नहीं लेता वह एक अच्छा एथलीट है। नो एथलीट हु वाज नॉट ईट ए बैलेंस डाइट इज ए गुड एथलीट। हाँ, यही इसका अर्थ ये हुआ कि जो बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं वह एक अच्छा एथलीट ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा एथलीट नहीं हो सकता जो बैलेंस डाइट नहीं खाता हो और वह फिर एक अच्छा एथलीट हो, क्योंकि साथ साथ ये लिखा हुआ है कि जो सभी एथलीट हैं जितना चाहते हैं वो संतुलित आहार लेते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा कोई एथलीट नहीं हो सकता जो संतुलित आहार भी नहीं खा सकता हो फिर भी वो अच्छा एथलीट है, ये नहीं कहा जा सकता। तो यही कंक्लूजन आएगी इसमें, ठीक है ना। हर एक एथलीट जो अच्छी तरह से संतुलित आहार खाता है वह एक अच्छा एथलीट है। हर एथलीट जो अच्छी तरह से संतुलित आहार खाता है, ये नहीं है लिखा है कि जो अच्छे एथलीट हैं वो संतुलित आहार खाते हैं, लेकिन जो संतुलित आहार खाते हैं वह एक अच्छा एथलीट है, ये नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। सभी एथलीट जो अच्छे एथलीट जीतना चाहते हैं, ऑल एथलीट्स हु वांट टू विन इज ए गुड एथलीट, नहीं, सिर्फ अच्छे लोग ही जीतना चाहते हैं ऐसा नहीं है, खराब लोग भी जीतना चाह सकते हैं, इसलिए ये भी गलत है। तो इन सब में आप एक सही है तो बाकी गलत क्यों है, इस बात को भी अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए। ठीक है ना, कि बाकी गलत क्यों है। अब ये लिखा है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यहाँ पे कि सम क्लेम्स टू हैव सीन यूएफओ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी देखा कि कुछ यूएफओ अनफ्लाइंग, जो हम जिसको कहते हैं कि एलियंस दिखा है। कुछ लोगों ने क्लेम करी है कि उन्होंने एलियन देखा है। लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज इज कंसिडर्ड टू बी ए पॉसिबिलिटी, एक संभावना है कि दूसरे जो हेवनली बॉडी है, दूसरे ग्रह हैं, उस पे लाइफ हो सकती है, एक संभावना बनती है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। वोयाज टू स्पेस इज नाउ एन एस्टैब्लिश फैक्ट, ये कह रहे हैं कि ये लिखा है कि यहाँ पर एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि वहाँ पे दूसरे ग्रहों पे लोग होते हैं।
अंतरिक्ष में यात्रा अब एक स्थापित तथ्य है कि यात्रा कर सकते हैं। और लोग, अब लिखा है फ्रॉम द अबव उपरोक्त कथन से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यूएफओ एक स्वर्गीय निकाय है, मतलब हेवनली बॉडीज है। यूएफओ जो है, एलियंस हो, एक हेवनली बॉडी है। ये क्लेम कर रहे हैं, है कि नहीं है ये अभी संभव नहीं है, तो इसलिए ये गलत होगा। अन्य जगह से भेजे जाते हैं, जब है ही नहीं, यही नहीं कंफर्म है कि है, तो कैसे कह सकते हैं कि वो दूसरे जगह से भेजे जाते हैं। अन्य स्वर्गीय निकायों ऑन हेवनली बॉडीज की तुलना में मनुष्य अधिक बुद्धिमान है। जब वो है ही नहीं, यही अभी कंफर्म एस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि वो हैं, तो अधिक बुद्धिमान और कम बुद्धिमान के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए सबसे ज्यादा बेहतरीन जो आंसर होगा कि निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, इनके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस तरह से आप देखें कि कई सारे क्वेश्चंस की जिन्हें बताने की कोशिश की। क्वेश्चन तो बहुत है, वो इनलेस है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे और इंडक्टिव रीजनिंग के आधार पे, जिस पे कंक्लूजन निकालते कैसे, आंसर कैसे करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। और आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ऐसे 2-3 क्वेश्चन अक्सर प्रत्येक पेपर में आते ही आते हैं। इसलिए इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें ज़रूर पूछें, ठीक है। हम आपके उत्तर यथाशीघ्र देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, या मेंटल एबिलिटी पढ़ना चाहते हैं, सीसेट पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा करके रजिस्टर करें www.arvindsinghacademy.com। लाइव क्लास के जरिए आपको और विस्तृत रूप से और डिटेल और कम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स आपको दिया जाएगा, और स्टडी मटेरियल भी आपको डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में टेस्ट सीरीज भी होंगे। तो उम्मीद है कि आपको इससे बहुत लाभ मिला होगा, आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे और ये अंतर समझ पाए होंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।